हाँ, तो देखो भाई, आपके 9 नंबर का कंटेंट है ये, जिसमें इम्पोर्टेंट निबंध 300 शब्दों में आपको लिखना है। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना आप। निबंध को हमेशा कैसे लिखना है? पहली बात तो 300 शब्द हैं तो कम से कम 2.5-3 पेज भर देना। इसमें आलस मत करना भाई, ठीक है? 2.5-3 पेज भर देना। बड़े बड़े खुले खुले लिखो, ज़्यादा खुले भी मत लिखो कि बाकी पूरी नोटबुक में तो छोटे लिखे तो निबंध में आते बड़े बड़े लिखने लग गए। या तो शुरू से ही खुला लिखो। तो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना। जो भी लाइन लिखो हेडिंग ऊपर रखो, उसके बाद में आगे शुरू करो। जैसे उपन्यास, प्रस्ताव, पहले प्रस्तावना, किसी भी चीज़ का कारण, उसके परिणाम, उसके क्या क्या आगे उपाय हैं, उपन्यास, ऐसे पॉइंट बना के लिखो। और अगर कोई बीच में 2-2 लाइन का कोटेशन डाल सकते हो। कोटेशन जानते हो? जैसे दोहे टाइप होते हैं ना, वैसे स्लोगन, बीच में स्लोगन डाल दो कि भाई जैसे पढ़ी लिखी नारी घर में, मतलब ऐसा समृद्धि लारी, ऐसा कुछ जो भी, मतलब ऐसे 2-2, 3-3 लाइनें का आप अगर कोटेशन डाल सकते हो निबंध के अंदर, तो आप कोटेशन डालिए। कोटेशन को हिंदी मतलब स्लोगन बोलते हैं जिनको, दोहे टाइप, उनसे बहुत अच्छे नंबर आते हैं आपको। जो भी दोहे आए ना वो ज़्यादा बेटर बीच बीच में डालना। उसको कैसे डालना कि ऐसा लिख देना कि भाई इस निबंध में हम निम्न प्रकार से भी इसको दो पंक्तियों के माध्यम से कह सकते हैं कुछ, और वो 2 पंक्तियाँ ऐसे करके ऐसे उसको बंद कर देना। जैसे एक लाइन यहाँ लिख दी, एक लाइन यहाँ लिख दी, उसको वापस बंद कर दिया ऐसे। तो इस तरीके से वापस 2 इनवर्टेड कॉमा बंद कर देना। तो एक प्रॉपर तरीके में आपको लिखना, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ में। और 1-1.5 पेज भर के आगे राजी हो रहे हो कि नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। 300 शब्द का मतलब है 2.5-3 पेज भरो, तब नंबर अच्छे मिलते हैं। और ये 300 शब्द का 5 नंबर का टॉपिक है भाई। फ्री फॉरवर्ड के नंबर है, 5 में से 5 भी मिलते हैं। जो थोड़ा अच्छा लिखता है उसको 5/5 मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा टॉपिक है कवि परिचय या लेखक परिचय, कोई बोल दीजिए, या राइटर का परिचय जो है, ये 4 मार्क्स का टॉपिक है। इसके अंदर मेन चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कवि परिचय लेखक परिचय का, कि जिस भी बंदे के बारे में कवि परिचय लेखक परिचय के बारे में लिख रहे हो उसकी रचनाएं जरूर लिखनी है। लेकिन कैसे लिखनी है? जैसी मैंने लिखवाई है। अभी मैं लास्ट में एक वीडियो जोड़ूंगा, ध्यान रखना। वो जैसा मैंने रचनाएं लिखाई है वैसे लिखना, प्रॉपर वे में, ठीक है ना? कि जैसे मैंने पहले उसके बारे में लिखा है, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ लिखी है, उसकी रचनाएं लिखी है, उसके उपन्यास लिखा है, वैसा लिखोगे तो इम्प्रेशन आप ये ना सोचें कि हम इसी एक टॉपिक में इतना ध्यान क्यों दें या फिर इतना क्यों करें। बात वो नहीं है। ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो पूरे पेपर पे इंप्रेशन डालते हैं। इनको आप अच्छा करोगे तो पूरे पेपर में असर पड़ेगा इसका, ये हमेशा ध्यान रखें। पेपर में असर पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एक बहुत स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ मैं। क्या स्मार्ट अप्रोच है? कि आपका आज तक का रिकॉर्ड है। स्मार्ट अप्रोच लगाना आप, कि जो कवि परिचय, कवि या जो लेखक परिचय हैं, पूरी बात समझना, कवि या जो लेखक परिचय है ना, वो हमेशा अथवा में आता है। क्या आता है? अथवा में आता है। और ये गारंटी है कि एक तो आएगा काव्य खंड का और एक आएगा गद्य खंड का। तो भाई काव्य खंड के 11 चैप्टर के चक्कर में पढ़ो ही मत, वो ज़्यादा हो जाएंगे। अपने तो गद्य खंड के 5 बुक पढ़ के चले जाओ, पक्का आ जाएगा। अथवा आता है या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। इतने बैड लक है नहीं कि इस बार सिस्टम बदल दे, सिस्टम तो सिस्टम है। तो दोनों में से एक कवि परिचय आता है और वितान से कवि परिचय लेखक परिचय नहीं आएगा, ठीक है? गद्य या काव्य खंड में से कोई एक आएगा। जिनमें भी बड़ा राज की बात यह है कि जनेंद्र कुमार 2023 में आ गया और फणीश्वर नाथ रेणु 2024 में आ गया। हालांकि इन पर रिस्क मत लेना, 5 ही पढ़ लेना, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा चांस है महादेवी वर्मा के। अब बाकी तो किस्मत की बात है। मैं तो 5 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। वैसे तो 5 ही पढ़ के जाना, लेकिन जो हाई रिस्क लेना चाहता है कि डजेंट मैटर क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो 5 याद नहीं होंगे, तो महादेवी वर्मा गोट के पी जाना और धर्मवीर भारती पढ़ के जाना है भाई, ठीक है ना? और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बारे में भी आ सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 3 को तो सबसे पहले पढ़ना है। फिर टाइम रह जाए तो जैनेंद्र कुमार और फणीश्वर रेणु को पढ़ जाना। मतलब 5 पढ़ लो, 18 में से इतना तो कर सकते हो ना। बस इन 5 को पढ़ना भी कहाँ से, मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ना है। अभी मैं आपको वीडियो लास्ट में जोड़ दूंगा। बहुत शानदार इन 5 को पढ़ के चले जाना, बहुत शानदार पढ़ाया है। बस ये पढ़ के जाना भाई, ओनली 5। इसके अलावा इंपॉर्टेंट निबंध की मैं अगर बात करूँ तो भाई ये मैंने रिस्क लिए 12-13 मैंने आपको नाम बताए, कोई एक पढ़ जाना, कोई से भी आ सकता है। पहला है साइबर अपराध के बढ़ते कदम या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में बढ़ते अपराध। काफ़ी
इम्पोर्टेंट मुद्दा आप आजकल देख लो कि कितना साइबर अपराध है, लोगों के खाते साफ कर देते हैं लोग, है ना। और एक ये एआई का बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ा मुद्दा है ये एक वरदान है या अभिशाप है, या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता के लिए घातक है, काफ़ी बिल्कुल वाकई घातक है। इसके बारे में लिखना है। पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ रही है, बिल्कुल लिखिए इसके बारे में। कैशलेस हो गया, सब जगह फ़ोन उठाया आजकल, ऑनलाइन करा, तो कैशलेस अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण सकारात्मक कदम है। चुनौतियां भी है क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, कभी कभी फ्रॉड घुस जाते हैं। बढ़ते वाहन और घटता जीवन धन, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, हर घर में 2-2 गाड़ियाँ होने लग गई है। या फिर वाहन वर्दी से स्वास्थ्य हानि। एक खाद्य पदार्थ मिलावट वाला मुद्दा भी भाई बहुत चर्चित है। आपको पता है आजकल हर चीज़ में सिटी में मिलावट आने लग गई। खाद्य पदार्थ मिलावट मतलब खाने में भारतीय समाज या फिर मिलावटी माल का बढ़ता व्यापार। इंटरनेट सूचना से संबंधित कोई प्रश्न आ सकता है। इंटरनेट सूचना क्रांति या फिर इंटरनेट सूचना और ज्ञान का भंडार, या फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता। बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या से कारण निराकरण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण संरक्षण ये क्या रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं, ये एक मान के चलिए। कंप्यूटर अभिशाप या वरदान, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, और जल संरक्षण हमारा ये कुछ करके है। एक शायद कोई बात नहीं, 12 पढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये पढ़ जाना मेरे हिसाब से, एक मैंने कोई नारी वाला जोड़ा होगा, नारी शिक्षा जोड़ लेना, नारी शिक्षा, या फिर ऐसा मान लीजिए कि नारी की भूमिका, या फिर मतलब नारी से संबंधित थोड़ी बातें पढ़ जाना, नारी या महिला वाली, बस ये 12-13 हो जाएंगे टोटल, ठीक है, बस ये पढ़ जाना। बाकी अब मैं आपके लिए जो है वो मतलब कवि परिचय, लेखक परिचय के 15 मिनट का वीडियो जोड़ रहा हूँ जो मैंने पहले पढ़ा रखा है, इसको भी एक बार रिवीजन कर जाना। बस ये 9 नंबर का पैकेज है भाई, रिस्क है, लक की बात है, बाकी किस्मत की बात है, ठीक है। लेकिन आई होप, पक्की मुझे उम्मीद है कि इनमें से आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, है ना। तो अब एग्ज़ाम टाइम में यही होता है, लास्ट टाइम में तो भाई अपन यही चीज़ें देख के जाते हैं कि क्या क्या चीज़ सिलेक्टेड आ सकती है। तो बाकी और भी किसी पर आपको डाउट हो, रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट थे कि क्लास बनाओ, तो मैंने ज़रूर ये सिलेक्टेड आपके लिए क्लास एक छोटा सेशन बनाया है। फिर भी और भी किसी के टॉपिक हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए आज काम करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ में। लेकिन सुनो, अभी 15 मिनट की 15-16 मिनट की आपको क्लास अभी और देखनी है जो मैं इसी में जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये वो महादेव वर्मा, मैंने कहा था ना कि निराला जी और महादेव वर्मा जी, इनके जो रचनाएं वो लड़कियों के नाम है, एडजस्ट कर लेंगे, याद करने की ट्रिक है ये सब। साहित्य रचनाएं और समाज सेवा के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का आदरणीय स्थान रहा है। ये छायावादी युग, छायावादी मतलब बेसिकली जो हम कुछ प्रॉब्लम्स खास तौर से नारियों के प्रति वो प्रॉब्लम्स को सामने उजागर करे। नारी संवेदना से मंडित कवयित्री रही है बेसिकली, क्योंकि ना है ही नारी खुद, तो नारियों के बारे में उनके प्रति संवेदना ज़्यादा रही है। इनकी कविताओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति रही है। आंतरिक वेदना मतलब जैसे कि महिलाएं जो होती है खूब सहन करती है अंदर ही अंदर, आंतरिक वेदना और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति इनकी कविताओं से होती है। इनकी प्रतिभा कविता और गद्य इन दोनों में अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय रही है। प्रतिभा अलग है, कविताएं कुछ और लिखती है, ठीक है, और गद्य इनका कुछ अलग है। इन सब में अलग अलग तरीके से जानी जाती है। प्रमुख रचनाओं में निहार, नीरजा, रश्मि और दीपशिका। अब मैं आपको एक बहुत गजब की बात बताता हूं, ये वापस लड़कियां हैं, दीपशिका, रश्मि, नीरजा और निहार, ये 4 लड़कियां हैं। एक्चुअली ये थोड़ी बड़ी हो गई है, शादी की उम्र इनकी हो गई है, तो ये भी अपना घर परिवार बसाना चाहती है, लेकिन इनकी शादी नहीं होती है। तो ये किसी पंडित जी के पास जाती है जो हाथ की जो रेखाएं देख के बताते हैं कि कब शादी होने वाली है। तो ये अपना हाथ दिखाने के लिए पंडित जी के पास जाती है कि हमारी जो है कुछ रेखाएं देखो आप। कौन कौन जाती है पता चल गया, दीपशिका, नीरजा, निहार, रश्मि, ये पंडित जी के पास जाती है अपने रेखाएं दिखाने के लिए कि हमें भी कोई हमारे पथ का साथी या हमारा कोई जीवन साथी मिलेगा जिससे हम भी हमारा कोई परिवार बसा सके, ठीक है। देखो देखिए पंडित जी ने कहा कि हाँ कोई आपदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी आपको वर की प्राप्ति होगी, ठीक है, कोई आपदा नहीं है। लेकिन बच्चे या बच्चियों
एक बात का ध्यान रखना, हमारा संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका पालन करना है, कोई भागादौड़ी मत कर लेना, ठीक है। भारतीय संस्कृति के अंदर आपको रह के भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए आपको शादी करनी है, ठीक है। तो वेरी इजी इंपॉर्टेंट हो गया ना कि निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिका, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये ट्रिकें जब आती है ना तो उसमें एक भी चीज छूटती नहीं है, और इतने सारे जब लिखोगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट आपका बहुत बड़ा जाता है पूरे पेपर पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार तथा पद्म भूषण, इनको भी पद्म भूषण मिल चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। और महादेवी वर्मा का निधन 1987 में 1987 में इलाहाबाद में, यूपी इलाहाबाद में निधन हो गया। नेक्स्ट, जैनेंद्र कुमार, ये भी इनमें आपको बहुत वेरी फनी ट्रिक है, इसमें भी बहुत हंसी आने वाली है। जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ यूपी में हुआ। मैट्रिक तक 10वीं तक की इन्होंने शिक्षा हस्तिनापुर से तथा फिर उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। गांधी जी ने जब आह्वान किया, गांधी ने जब इनको बुलाया तो अध्ययन छोड़कर असहयोग आंदोलन में बिल्कुल कूद पड़े, सक्रिय हो गए। प्रमुख रचनाएं देखो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है कि दो लड़कियां थी, ये लड़कियां हैं, सबको लड़कियां का मामला है आज पूरी में आप देखेंगे तो। सुनीता और कल्याणी, ये दो लड़कियां हैं, इनको बड़ा पाजेब पहनने का शौक है। तो हुआ क्या कि पाजेब पहन के नखरे करी थी ज्यादा, उछल कूद, फिर शाम को सो गई। तो फिर सीधी सी बात है, क्या हुआ देखो इनके साथ में कि सुनीता और कल्याणी, ये दो लड़कियां थी। तो ये लेकिन छोटी मोटी नहीं थी, ये नीलम देश की राजकुमारी थी। सुनीता और कल्याणी नीलम देश की राजकन्या या राजकुमारी थी। तो एक्चुअली एक रात को क्या होता है, इनकी पाजेब एक रात को दो चिड़िया ले जाती है, ठीक है। इनकी पाजेब जो है, पैरों में जो पहनी जाती है पाजेब, वो एक रात को दो चिड़ियां लेके भाग जाती है, उड़ जाती है। तो फिर जैसे ही पता चला राजा को, तो राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या राजकुमारी है, उनको पता चला, तो फिर आप समझ सकते हैं चिड़ियों को किसकी सजा मिली, फांसी की सजा मिली। तो दोनों चिड़ियों को फिर फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको समझ में आ गई। सुनीता, कल्याणी, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार इनको भी जैनेंद्र कुमार जी को मिल चुका है। इनका निधन 1990 में हुआ, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद नगर में सन 1926 में हुआ और वहीं पर उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये स्वावलंबी मतलब अपने पैरों पर खड़े हुए। धर्मयुग, अभ्युदय और संगम, इन पत्रों का इन्होंने संपादन किया और प्रयाग विश्वविद्यालय जो है, प्रयागराज, अब वो प्रयागराज हो गया है, विश्वविद्यालय से हिंदी के प्राध्यापक बने। इनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना के साथ थोड़ी संगीत की लय भी हमें देखने को मिलती है। काव्य संग्रह में अब देखो, ये धर्मवीर है, वीर नाम में ही वीर है, मतलब वीरता छुपी है नाम में ही। तो ऐसे बंदे हैं, लेकिन ये कुछ आप इनको भले ही ऐसे ही जब नाम याद नहीं रहे ना आपको, तो एक साथ एक दिन रचनाएं, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, अलग अलग आपको ना याद है तो आप तो इतना सा लिख दोगे ना प्रमुख रचनाएं, तो भी ठीक है, कोशिश कर लेना, वरना रचनाएं भी चल जाएगी। एक्चुअली ये वीर है, और वीर सैनिक जो होता है वो कभी घबराते नहीं है, बातें भी उनकी ऐसी होती है बहुत ज्यादा जोशीली। तो ये किसी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस बंद गली का जो आखिरी मकान है ना, बिल्कुल ये जो गली जहां बंद हो रही है, इस बंद गली का जो आखिरी मकान है, वो उसके अंदर चांद और कुछ टूटे हुए लोग रहते हैं जिनका दिल टूटा है। चांद है ना, कि किसी ने कहा होगा कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, तो इस बंद गली के उस आखिरी मकान में किसी ने किसी के लिए चांद तोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए उसको मुर्दों का गांव कहते हैं। आप समझ गए क्या होगा जब चांद तोड़ने के लाने की कोशिश करेगा, तो मुर्दों का गांव कहते हैं, ठीक है। लेकिन उनको बोल देना 7 साल हो गए, 7 वर्ष हो गए, लेकिन अभी जो लोहा है ना, लोहा वो भी ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि यह सूरज का 7वां घोड़ा है। सूरज का मतलब सूर्य, इसीलिए तो ठंडा नहीं हुआ।
सूरज का 7वां घोड़ा है, गुनाहों का देवता बोलते हैं मेरे को, ठीक है ना, इसलिए ठीक कर दूंगा सबको। ये ऐसा कुछ आप थोड़ी फीलिंग्स लानी है ताकि धर्मवीर भारती जी की रचनाएं आपको सारी याद हो जाए, ठीक है। यानी कि जो बंद गली का आखिरी मकान है उसमें चांद कोई लाने की बात करने वाला, तोड़ के लाने वाली बात करने वाला लोग रहते हैं, इसलिए इसको मुर्दू का गांव कहते हैं। लेकिन बोल देना उनको लोहा अभी ठंडा नहीं हुआ, 7 साल हो गए हालांकि, लेकिन ठीक है। क्योंकि सूरज का 7वां घोड़ा है, सूरज मतलब सूर्य मान लेना, सूरज होता है ना, सूरज भगवान सूर्य, 7वां घोड़ा है, गुनाहों का देवता बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये सब प्रमुख रचनाएं धर्मवीर भारती जी की है। इनको पद्मश्री मिल चुका है, व्यास सम्मान मिल चुका है, साहित्यिक जगत के कई और भी अन्य इनको राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिल चुके हैं। भारती जी का निधन 1997 में 1997 में हुआ। नेक्स्ट फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म ओराही हिंगना, जिला पूर्णिया, अब हो गया वो अररिया, बिहार में सन 1921 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग इन्होंने लिया, इसलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और पॉलिटिक्स यानी राजनीति के अंदर ये आ गए। इनका जीवन भी काफी संघर्षमय रहा, काफी प्रॉब्लम रहा, संघर्षमय रहा। ये प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक तथा सामाजिक आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में रही तो फिर सामाजिक जितने भी आंदोलन में सब में सक्रिय ये रहे। प्रमुख रचनाएं फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। सामाजिक आंदोलन करते रहते हैं, चलते ही जुलूस निकालते रहते हैं, रैलियां करते रहते हैं। जब घर आते हैं तो घर वाले पूछते हैं कि ये क्या मामला है, रोज ही इतने कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि दिन में ट्रिक अप्लाई करना कि दिन में न जाने कितने चौराहे, कितने चौराहों से जुलूस निकलता है, दिन में न जाने कितने चौराहों से जुलूस निकलता है कि आंचल तो मेला होगा ही, मतलब शरीर तो फिर मेला होगा ही ना, आंचल तो मेला होगा ही। फिर ये तो दिन की बात बताई इन्होंने, फिर रात की भी बताते हैं कि फिर हम रात्रि में, अगर हमें रात्रि की महक लेनी हो, है ना, मतलब रात में अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, रात्रि में कुछ, मतलब भाई रात में ठंड बहुत पड़ती है, सर्दी का टाइम होगा, तो रात्रि में हम अपने आप को महकाना चाहते हैं, थोड़ा ठीक करना चाहते हैं। रात्रि में अगर हम जो है अपने आप को महकाने के लिए क्या करते हैं, अगर रात्रि में हमें महकना हो या ठुमके लगाना हो तो हम आग जलाते हैं, आग। हालांकि दिन में तो जो है दोपहर में तो धूप आ जाती है, हालांकि दोपहर में तो धूप आ जाती है, यानी कि दिन में न जाने कितने चौराहों से जुलूस निकलता है, इसलिए आंचल तो मेला होगा ही, ये तो दिन की बात। हालांकि रात्रि के अंदर हमें कोई ठुमके लगाना हो, है ना, थोड़ी महक बिठानी हो, महफिल जमानी हो, तो हम क्या करते हैं कि आग जला लेते हैं, थोड़ा तप रहेगा तो ठीक रहेगा। हालांकि दिन में तो फिर दोपहर में तो आपको पता है धूप आ जाती है। तो देखो कितने चौराहे, जुलूस, मेला, आंचल, ये तो इनका उपन्यास है। ठुमके से ठुमरी, आग से अग्निखोर, रात्रि से आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निधन 1977 पटना बिहार में हो गया, बिहार की कैपिटल राजधानी है पटना, ये बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले यूपी में सन 1907 में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1950 में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी बनकर आए। बहुत सारी भाषाओं का, प्राचीन भाषाओं का नॉलेज है इनको, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं तथा इतिहास, संस्कृति, दर्शन, ज्योतिष, इन सब के आधुनिक ज्ञान, विज्ञान आदि में विशेष दक्षता रखते हैं। 2-3 भी नाम लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ये इनका, क्योंकि प्रोफेसर है, इन सब का इनको नॉलेज है। प्रमुख रचनाएं, तो अब प्रोफेसर है, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये विचार विमर्श ज्यादा करते हैं। तो विचार और वितर्क, विचार प्रवाह दोनों एक जैसे ही हैं, तो विचार वितर्क, विचार प्रवाह। और अशोक के फूल, आलोक पर्व, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा है और अनाप दास का पोथा इनके हैं। इन्होंने ये एक्चुअली आलोचनात्मक कृतियां ज्यादा करते हैं, जो भी कोई कृति करते हैं, लिखते हैं, उनकी आलोचना ही बहुत होती है। सीधी सी बात है, जो चीज थोड़ी सही बताएगा उसकी थोड़ी आलोचना ही होती है, सटीक बात बताने वाले की थोड़ी आजकल बुराई होती है।
तो आलोचनात्मक कृति इनकी बहुत फेमस है, जैसे सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, इनमें इन्होंने जो भी बातें लिखी वो आलोचनात्मक कृतियां इनकी रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और साहित्य अकादमी विशिष्ट पुरस्कार और पद्म भूषण इनको मिल चुका है और निधन इनका 1979 में हो गया। ठीक, अगले और लास्ट है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये तो वैसे पॉलिटिशियन की तरह मतलब इनको लगते हैं, तो जैसे राजनीतिक होते हैं, और लगभग इनकी जो रचना है वो इंग्लिश के अंदर ही है। आपको पता है संविधान के निर्माता हैं, इनके बारे में आप वैसे ही बहुत कुछ जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म सन 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ। प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के बाद बड़ौदा नरेश, मतलब बड़ौदा जो राजा थे, उनसे उन्हें मोटिवेशन मिला, थोड़े प्रोत्साहन हुए और उच्च शिक्षा के लिए कहा कि आप यहाँ मत पढ़ो, बाहर जाओ, तो न्यूयॉर्क और लंदन में चले गए, वहाँ से पढ़ाई करी। बहुत बड़े ये मतलब वकील आपको पता है बनेंगे। और इतिहास मीमांसक, अब ये जितने भी नाम बोल सकते हो आप, 2-3 बोल देना। विधिवेता तो थे ही क्योंकि अब एडवोकेट थे। इतिहास मीमांसा का मतलब हिस्ट्री पूरी जानते थे, उनके बारे में विचार विमर्श करना जानते थे। विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, शिक्षाविद थे, धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। समाज और राजनीति में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, जो छुआछूत की जो जाति धर्म पे बेस होता था, उनको अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। अनटचेबिलिटी पर मतलब घोर विरोध किया था, छुआछूत नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक है। अंबेडकर जातिवादी उत्पीड़न के कारण कि छोटी बड़ी जातियों के हिसाब से जो हिंदू धर्म में जो सिस्टम चलता है, इतने परेशान हुए कि हिंदू धर्म से, हिंदू समाज से लगाव त्याग कर बुद्ध के समतावादी दर्शन की ओर उन्मुख हुए और बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्म में फाइनली जब लास्ट के दिनों में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्रमुख रचनाएं इसमें 3-4 आपको याद रहती, डाल देना। द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्म, ये जरूर याद कर लेना क्योंकि बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था। तो आपको पता है कि बुद्ध धर्म में वो धम्म, अब जो यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वाले बच्चे समझ गए, उनको तो पता है पूरा अशोक का धम्म याद है आपको, 10th क्लास में शायद होगा। तो बुद्धा एंड धम्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म आदि पुस्तकें व भाषण इनके जो हैं फेमस थे। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, इन सब पत्रिकाओं का संपादन भी ये कर चुके हैं। और इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार द्वारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर लिखना कि बाकी सब तो जितने भी कवि हुए हैं वो अपने हिसाब से रचनाएं प्रकाशित करवाते थे,